नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज। हमारे क्लास 10th के 4th चैप्टर तक के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए थे। आज हम उसी क्रम में चैप्टर 5th यानी कि 5वें अध्याय के एमसीक्यूज देखेंगे। हमारे क्लास 10th के 5वें अध्याय का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। दोस्तों, खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर आपका काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो 2 पार्टों में रिकॉर्ड की है। पहले पार्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे। ओके दोस्तों, आज इसका पहला पार्ट हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारी 2025 की आज की ये लास्ट वीडियो है और आज रात 12 बजे के बाद न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से पहले ही आप लोगों को दी जाती हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। पृथ्वी की कौन सी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है? भूपर्पटी, मेंटल, कोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, पृथ्वी की जो पूरी परपटी जो पूरी आपकी है वो 3 प्रकार के पार्ट में बटी हुई है। एक भूपर्पटी, एक मेंटल और एक कोर। ओके दोस्तों, ये मैं पिछले अध्याय में ज्योग्राफी वालों में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब ये पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है, यानी पृथ्वी की कौन सी परत है जो विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है? तो विभिन्न खनिजों के योग से जो बनी है वो है आपकी भू परपटी। कौन सी दोस्तों? भूपर्पटी। यानी कि यहाँ पर हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, जो भूपर्पटी है यह विभिन्न खनिजों के मिश्रण से बनी है। इसके अंतर्गत सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यह भूपर्पटी जो है सबसे ऊपरी परत, ये सबसे पतली और विविध खनिजों वाली परत है, जिसमें 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। और इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही इनसे धातुएं निकाली जा सकती हैं। यानी कि इन खनिजों से तब तक धातुएं नहीं निकाली जा सकती तब तक इनको शुद्ध नहीं कर दिया जाए, शोधन ना कर दिया जाए। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक सुई से लेकर बड़ी इमारत, बड़ा जहाज, रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा द्वारा चालित होते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी सुई हो या हमारी इमारतें हो, वो सारी की सारी खनिजों से बनी है, चाहे औजार हो या मशीनें हो। और मशीनें दोस्तों, सपोज करके चलिए हमारे पास कार है, तो दोस्तों कार है तो उसकी बॉडी हुई, उसका इंजन हुआ, वो सब खनिजों से बने हैं। पर दोस्तों, उस कार को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वो ऊर्जा क्या है? पेट्रोल। तो दोस्तों, धरती से प्राप्त ऊर्जा द्वारा ये सारी की सारी चीजें चलित होती हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा पहला विकल्प दिया गया है बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, भोजन जिसे हम खाते हैं उसमें खनिज नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये बात यहाँ पर मुझे सही बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं, मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य ने अपने विकास की सभी अवस्थाओं के लिए, अपनी जीविका के लिए, सजावट के लिए, त्योहारों के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, जो यज्ञ होते हैं दोस्तों, सब चीज़ों के लिए खनिजों का उपयोग किया है। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आपका विकल्प दूसरा, यानी केवल जो दूसरा यहाँ पर विकल्प दिया गया है वो गलत है। दोस्तों, गलत क्यों है और थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, जो हम भोजन खाते हैं उसमें खनिज यानी कि मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों को, दांतों को और शरीर के अन्य कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। जैसे दोस्तों कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, जिंक, आयोडीन, ये अनाजों में, फल में, सब्जियों में, मांस में और डेयरी उत्पादों में, विभिन्न खाद्य पदार्थों में हमें ये खनिज देखने को मिलते हैं। और शरीर से सही कामकाज और स्वस्थ रहने के लिए इन खनिजों की आवश्यकता भी होती है, जिन्हें हम अपने आधार से प्राप्त करते हैं। यानी कौन सा कप चाहिए उस अकॉर्डिंग हम सेट करके इन्हें प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज स्वच्छता में मदद करने वाले खनिजों में शामिल नहीं है? तो सिलिका एवं चूना,
एल्युमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फॉस्फेट खनिज, सोडियम एवं क्लोराइड। देखिए दोस्तों, यहाँ सिलिका हुआ या चूना पत्थर हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ या फॉस्फेट के खनिज हुए विभिन्न, ये तीनों के तीनों तो जो खनिज आपके दे रखे हैं स्वच्छता में मदद करने वाले खनिज हैं, परंतु जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका स्वच्छता में मदद करने वाला खनिज नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा विकल्प चौथा है। अब देखिए, समझिए, देखिए, नमक जो खाने के काम में आता है वह मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड नामक खनिजों से बना होता है, जो मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। बाकी जितने विकल्प दिए गए ये सारे खनिज मुख्य रूप से साफ सफाई के, क्लीनिंग के और पॉलिशिंग के काम में आते हैं। ओके दोस्तों, ये तीनों विकल्प जो हैं सिलिका, चूना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फॉस्फेट, ये सारे आपके साफ सफाई के, क्लीनिंग के और पॉलिशिंग के काम में आते हैं, यानी कि स्वच्छता के काम में आते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, आज का प्रश्न नंबर चौथा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दांतों को गलने से रोकता है? जो दांतों में हमारे सड़न हो जाती है ना, तो उस खनिज का नाम बताइए जो हमारे दांतों को गलने से रोकता है। फ्लोराइड, टिटेनियम ऑक्साइड, यूटाइल, इल्मेनाइट एवं एनाटेज। तो देखिए दोस्तों, हमारे दांतों को गलने से रोकने वाले खनिज का नाम है फ्लोराइड। देखिए, फ्लोराइड क्या है दोस्तों? ये दांतों को गलने से रोकता है। यह फ्लूओराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग लिखना चाहें तो फ्लूओराइट। किससे दोस्तों? फ्लूओराइट। फ्लोराइड हमें फ्लूओराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। और अधिकतर जो दांत मांजने के मंजन आते हैं दोस्तों, दंत मंजन जितने भी होते हैं, वो टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, देखिए, दांतों को गलने से रोकने वाले खनिज का नाम तो मैंने फ्लोराइड बता दिया, जो फ्लूओराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं टिटेनियम ऑक्साइड का, किस काम आता है? टिटेनियम ऑक्साइड होता है जितने भी दंत मंजन होते हैं उनमें पाया जाता है, और दांत सफेद बनाए जाते हैं इससे। और इस टिटेनियम ऑक्साइड के अंदर ही आपका यूटाइल, इल्मेनाइट एवं एनाटेज नामक खनिजों से ही आप में टिटेनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, कुछ दंत मंजन जो होते हैं, जो चमक प्रदान करते हैं, उनका प्रमुख कारण होता है अबरक। उनमें अबरक मिलाया जाता है जिनसे हमारे दांतों में चमक आती है। उसी प्रकार दोस्तों आपने देखा टूथ ब्रश, जिससे हम दांत मांजते हैं, एवं पेस्ट की जो ट्यूब होती है ना, इसमें कॉलगेट भरा रहता है या पेप्सोडेंट भरा रहता है, या आपके बहुत सारे क्लोजअप वगैरह आते हैं भरे रहते हैं। तो जो ट्यूब आती है वो पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। ओके दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 5वां। खाने योग्य खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक सुई से लेकर बड़ी इमारत, बड़ा जहाज, रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार और सभी मशीन। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये रिपीट हो गया है। मैंने यहाँ पर बताया था कि खनिज जो है, भोजन जिसे हम खाते हैं, खनिज में शामिल नहीं, जबकि है। तो 5वें प्रश्न को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दी गई है, समझ लेते हैं। देखिए, खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना 99.7% भोजन पदार्थों का उपयोग करने में हम असमर्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अनाज, ब्रेड, मांस, मछली, दूध, डेयरी उत्पाद, मेवे, फल और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों में खनिज पाए जाते हैं। मनुष्य को कुछ खनिजों की दूसरों की तुलना में अधिक आवश्यकता होती है, यानी कि हर मनुष्य की अपनी बॉडी में खनिज की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं कि उसे कितने विटामिन, कितने आयरन और मिनरल्स चाहिए। उदाहरण के लिए हमें आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम और कॉपर की तुलना में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की अधिक आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए, भूगोलविद खनिजों का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? किसकी पूछ रहा? भूगोलविद। भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं,
या फिर खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, या खनिजों की निर्माण प्रक्रिया जिनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठनों से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहले क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा केवल पहला विकल्प यानी कि भूपृष्ठ सही नहीं है। तो दोस्तों सही नहीं है। तो यहाँ पर किस भूगोलविद खनिजों का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? भूगोलविद। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला विकल्प दिया गया है वो गलत दिया गया है, भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को पूरा ही डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। देखिए, सबसे पहले दो बात आती हैं, एक आती है भूगोलविदता और भूगोलविद। तो दोस्तों भूगोलविदता क्या है? भूगोलविदता और भूगोलविद, पहले भूगोलविद समझते हैं। देखिए भूगोलविद क्या होता है? भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का जानकार भूगोलविद कहलाता है। और आप भूगोलविदता शब्द को जानते हैं। तो भूगोलविदता शब्द क्या है? जिस व्यक्ति ने भूगोल के क्षेत्र में एक उच्च स्तर की डिग्री हासिल कर रखी है, या विद्वान है, या शोधकर्ता है, विशेषज्ञ है, वो भूगोलविदता कहलाता है। अब देखिए, मैं आपके सामने पहला पॉइंट क्लियर करता हूं कि भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में। देखिए, जो भूगोलविद होते हैं वो स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन आपके भूपृष्ठ के अंश के रूप में करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? भूगोलविद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प गलत बता सही नहीं था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भूगोलविद तो भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। अब देखिए भूगोलविदता क्या करते हैं। भूगोलविदताओं के बारे में जानकारी देने से पहले थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ आपको। देखिए, भूपृष्ठ जो है हमारा, भूपृष्ठ यानी पृथ्वी की पहली परत, जिसमें चट्टानें भी आती हैं, और चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होती हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें दोस्तों विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों के योग से बनी होती हैं। और दोस्तों 2000 से अधिक खनिजों की पहचान अभी तक की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत होती है। अब जो दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है, खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि कौन रखता है? तो दोस्तों इस चीज़ में ज़्यादा रुचि आपकी भूगोलविदता रखता है। कौन रखता है दोस्तों? भूगोलविदता, जो उस विषय का स्पेशलिस्ट होता है। कौन रखता है? भूगोलविदता। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया भूगोलविदता। ओके, अब देखिए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषय की जानकारी कौन रखता है? तो दोस्तों इस विषय की जानकारी आपके भूवैज्ञानिक रखते हैं। कौन रखते हैं दोस्तों? भूवैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक इस प्रकार की जानकारी रखते हैं। देखिए दोस्तों, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि कठोर हीरा भी हो सकता है और नरम चूना तक हो सकता है। तो देखते हैं, अब देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों भूगोलविद की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो हमारा दूसरा व तीसरा ये दोनों विकल्प हमारे सही नहीं हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खनन का आर्थिक महत्व तब ही है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। दूसरा विकल्प है, खनिजों के खनन की प्रक्रिया इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा खनिजों के मूल्य को निर्धारित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट खनन से संबंधित दिए गए हैं वो सही है, यानी कि पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में एक बात कही गई है, खनन का आर्थिक महत्व तब ही है जब अयस्कों में खनिज का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो, यानी कि खनिज पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाए अयस्कों में। अब अयस्क क्या होता है? देखिए, अयस्क एक प्रकार की प्राकृतिक चट्टान या तलछट है, जिसमें एक या एक से अधिक मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। इसमें जो मूल्यवान खनिज होते हैं वो आमतौर पर धातुएं होती हैं,
जिन्हें आर्थिक रूप से खनन, उपचार और बेचा जाता है। ओके दोस्तों, अयस्कों में जैसे कि लोहा आ जाता है, सोना, तांबा, शीशा, अन्य धातुएं आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं। खनिजों के खनन की प्रक्रिया इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इनका खनन तभी तो किया जाएगा जब हमें इनके निर्माण के बारे में, कि किस जगह पर कौन सा खनिज निर्मित हो रहा है और उनकी संरचना के बारे में पता होगा। और दोस्तों, खनन जो है, सुविधा खनन जो है, सुविधा खनिजों के मूल्य को निर्धारित करती है। बिल्कुल दोस्तों, खनिजों को निकालने के लिए जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जितना उसके अंदर एफर्ट्स लगेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग उस खनिज का मूल्य भी तय होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से धात्विक खनिजों का उदाहरण नहीं है। लौह अयस्क, तांबा, सोना, निकल, बॉक्साइट, प्लेटिनम। यह आपका दूसरा विकल्प अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, या कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, या आपका डी दूसरा व तीसरा दोनों। तो दोस्तों, धात्विक खनिजों का उदाहरण नहीं है, तो विकल्प नंबर दूसरा और तीसरा ये दोनों धात्विक खनिज के उदाहरण नहीं है। धात्विक खनिज का उदाहरण सिर्फ आपका है लोहा, तांबा, सोना, निकल, बॉक्साइट और प्लेटिनम। नीचे जो दिए गए दोस्तों, ये जो आपके दिया गया कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये आपके ऊर्जा खनिज के उदाहरण हैं, ना कि आपकी धात्विक खनिज के। और दूसरे नंबर के विकल्प में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो अधात्विक खनिज के हैं। किसके हैं? अधात्विक खनिज के। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, खनिज और उनके निर्माण की विधि का सही मिलान कीजिए। अब देखिए बॉक्साइट और उसके निर्माण की विधि का सही मिलान करना है। तो देखिए बॉक्साइट जो है, धरातलीय चट्टानों, बॉक्साइट का जो निर्माण है उसकी एक विधि है दोस्तों, जिसे धरातलीय चट्टानों का अपघटन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉक्साइट का निर्माण धरातलीय चट्टानों के अपघटन से और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानों के रह जाने से होता है। अब देखिए दूसरा विकल्प हम देखते हैं कि सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनियम का निर्माण कैसे होता है, किस विधि से होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो निक्षेप होते हैं सोना, चांदी, टिन वाले, ये प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, इन खनिजों में सोना, चांदी, पट्टे नाप का मुख्य खनिज होता है। ओके दोस्तों, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे सोना, चांदी और टिन से संबंधित। तो सोना, चांदी, टिन का जो विकल्प आपका वो घा है, यानी पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। और इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो मैंने बता दिया आपको। जो इनके जो निक्षेप होते हैं सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम के, ये प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे खनिज हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। और इन खनिजों में आपके सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम प्रमुख है। दोबारा रिपीट भी कर दिया मैंने। अब देखिए अगले खनिज के बारे में देखते हैं। नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइट, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, या इनके निर्माण की विधि। देखिए दोस्तों, ये आपके महासागरीय जल में और महासागरीय तल में और समुद्री जल में पाए जाते हैं। देखिए महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश में व्यापक रूप से आपके विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। और महासागरीय तली में भी आपके कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीज की ग्रंथिकाएं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथे, जस्ता, तांबा, जिंक। जस्ता, तांबा, जिंक, ये आपके आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों में खनिज जो होते हैं दरारों और जोड़ों और भ्रंशों व विदरों में जो भर जाते हैं वहाँ पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार के खनिजों के छोटे जमाव शिराओं, जो चट्टानों की दरारें होती हैं, शिराओं के रूप में
और भृत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ठंडे होकर के जम जाते हैं। इसमें आगे आपका जस्ता, तांबा, जिंक। अब देखते हैं अगला कोयला। कोयला के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका निर्माण क्या है, क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। देखिए, कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोहयस्कों का निर्माण जो है लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम होता है। यानी कि ज़्यादा लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव पड़े तो कोयले का निर्माण हो जाता है। और कोयला जो है आपका अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाया जाता है। ओके दोस्तों, देखिए, अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम भी पाए जाते हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में बाष्पीकरण यानी कि वाटर वेपर के फलस्वरूप होता है। बाष्पीकरण हिंदी में कहते हैं और वाटर वेपर अंग्रेजी में। तो जो इनका निर्माण जो होता है दोस्तों, जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम जो हैं, इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, रेट हॉल खनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। दूसरा, जोवाई व चेरापूंजी के कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन या कथन सही हैं। केवल पहला, केवल दूसरा, आपका पहला व दूसरा दोनों, और ना तो पहला और ना दूसरा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यह हमारा रेड हॉल खनन के संदर्भ में हमारा केवल दूसरा विकल्प सही है। यानी जोवाई व चेरापूंजी के कोयला का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में अधिकांशतः जो खनिज है वो राष्ट्रीयकृत हैं, यानी कि राष्ट्र के द्वारा उनकी खनन की मंजूरी मिलती है और इन खनिजों को राष्ट्रीयकृत हैं और इन खनिजों का निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव हो सकता है। यानी खनिजों का खनन हम सरकारी अनुमति के बाद ही कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे भारत में, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं दोस्तों, वह खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत है या समुदायों को प्राप्त है। और दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात और है दोस्तों, उन जो समुदायों को या व्यक्तियों को जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को प्राप्त है वो जबरदस्ती प्राप्त है, यानी सरकार ने उन लोगों को मान्यता नहीं दी है। इसलिए दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाए। दोस्तों, उसी क्रम में दोस्तों, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो जोवाई, चेरापूंजी के कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा वहाँ पे सुरंगें बना करके किया जाता है। इसलिए रेट होल खनन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेट होल खनन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 11, प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके लिए मैं आपके लिए एक इंडिया का छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, मैंने इंडिया का मैप यहाँ बनाने की कोशिश की है। देखिए, ये जो ट्रायंगल स्वरूप ये हिस्सा है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। अब ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों, ये वाला हिस्सा ये पश्चिमी घाट कहलाता है और ये वाला हिस्सा पूर्वी घाट कहलाता है। अब क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय चट्टानों में, तो दोनों ही प्रायद्वीप हैं आपके। प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर, यानी पश्चिमी कौन सा हो गया? पश्चिमी ये रहा और पूर्वी ये रहा। पार्श्वों पर गुजरात और असम, यही आपका गुजरात है, आगे राजस्थान है, असम है। तो दोस्तों, असम इस तरफ है। असम की तलछटी चट्टान में
अधिकांश खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि भंडार पाए जाते हैं, यानी कि ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रायद्वीप कहाँ है आपका? प्रायद्वीप ये लगा हुआ नक्शे के मैप, यहाँ मैंने आपको बताया जस्ट गुजरात, गुजरात से जस्ट ऊपर आपका राजस्थान चालू हो जाता है। तो दोस्तों, प्रायद्वीप शैलक्रम के साथ राजस्थान, यानी कि इसी शैलक्रम के साथ जो राजस्थान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं, जिसमें कि जिप्सम भी है दोस्तों, और आपका चांदी भी पाई जाती है। ओके दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सत्य कही गई है। अब देखिए, उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से भरा पड़ा है। अब दोस्तों, उत्तर भारत की अगर बात करें, उत्तर भारत क्या है दोस्तों? ऊपर की तरफ हिमालयी क्षेत्र, बीच वाला ये क्षेत्र हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ पे सबसे अधिक कृषि होती है। क्या होती है दोस्तों? कृषि प्रधान प्रदेश की श्रेणी में आता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान वाले जो क्षेत्र हैं आर्थिक महत्व के खनिजों से भरे पड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि वो खनिजों के भंडार से भरे हुए नहीं है। ओके दोस्तों, तो देखिए ऊपर कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल चौथा सही नहीं है। अब देखिए, चौथा गलत होने का कारण क्या है? जैसे कि ये कह रहा है खनिजों से भरे पड़े, जबकि उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदान जो है आर्थिक महत्व के खनिजों से भरे नहीं पड़े हुए, बल्कि उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ऊपर जितनी भी विभिन्नता खनिजों की रचना में है, उसका कारण भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाएं और समय के कारण आपके ये अंतर देखने को मिलते हैं कि किसी जगह पर खनिजों की प्रधानता है, किसी जगह पर खनिज बिल्कुल विहीन है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। देखिए, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में कितना योगदान करते हैं? 1/4 का, 2/4 का, 3/4 का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में 3/4 का ही योगदान करते हैं। ये धातु को शुद्ध करने के लिए, यानी कि धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों को विदेशों में बेचता है, यानी कि निर्यात करता है। प्रश्न नंबर 13। लोहस के प्रकारों में से वह प्रकार बताएं जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। दोस्तों, लोहा वैसे भी 4 प्रकार का पाया जाता है। एक था मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट। प्रश्न पूछ रहा है लोहे के प्रकारों में से वह प्रकार बताएं जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है मैग्नेटाइट। देखिए, लोहस एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ भी है। भारत में लोहस के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्कों में धनी है, और मैग्नेटाइट में आपका 70% तक लोह के अंश पाए जाते हैं। आगे देखिए, इसकी व्याख्या भी मैंने यहाँ पर शामिल की है। देखिए, सबसे पहले तो खनिजों को आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि खनिज आपके 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज आपके 3 प्रकार के हैं, एक तो लौह धातु के और अलोह धातु के। लौह धातु में आपके आ जाते हैं लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। और अलोह धातु के जो हैं वो है आपके अलोह खनिज जो है वो तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। और बहुमूल्य खनिज आपके सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। अब अधात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं होता वो होता है आपका अब्रक है, नमक है, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। और ऊर्जा, जिससे मशीनों को चलाने की एनर्जी मिलती है, वो है आपके ऊर्जा खनिज है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। अब देखिए, लोह अयस्क के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जो 4 प्रकार के लोह अयस्क हैं उसमें देखिए, मैग्नेटाइट में 70% लोहांश पाया जाता है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत यानी कि बिजली को, यानी कि बिजली उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी भी होता है। ये आपका मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा। अब देखिए, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो दूसरे प्रकार का लोहा है, ये सर्वाधिक औद्योगिक लौह अयस्क है। इसकी अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा जो है मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम सी होती है। इसमें लोहांश की मात्रा आपकी 50 से 60% तक पाई जाती है। अब लिमोनाइट की बात करें तो ये पीले रंग का लोहा होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है, और इसमें 40 से 60% लोहा होता है, और ये हेमेटाइट से घटिया किस्म का माना जाता है। अब सिडेराइट की बात करें, ये सबसे निम्न कोटि का लोहा है, जिसमें 40% से भी कम लोहा और अधिक अशुद्धियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किन राज्यों में
निम्नलिखित में से किन राज्यों से 2018-19 में लोह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 95% प्राप्त हुआ था? उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक से या झारखंड से? तो दोस्तों 2018 और 19 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये आपसे पूछ रहा है कि लोह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन यानी कि 95% उत्पादन किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा व तीसरा और सी तीसरा व चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 95% उत्पादन आपके इन चारों राज्यों से प्राप्त हुआ था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। और दोस्तों बाकी का जो 3% जो उत्पादन है, वो शेष बचा 3% उत्पादन, वो अन्य राज्यों से प्राप्त हुआ था 2018 और 19 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। देखिए निम्नलिखित में से किस लोह अयस्क की पेटी का लोह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है? उस लोह अयस्क पेटी का नाम पूछ रहा है जहां से आपका लोह अयस्क विशाखापट्टनम जो समुद्र पत्तन है वहां से जापान और दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर तुमकरू पेटी या फिर महाराष्ट्र गोवा पेटी? तो दोस्तों आपके जापान और दक्षिणी कोरिया को जिस पेटी से लोह अयस्क निर्यात किया जाता है और विशाखापट्टनम के जो समुद्र बंदरगाह से निर्यात किया जाता है वो है आपकी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। देखिए दोस्तों यह पेटी जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडेला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है और इसमें इस गुणवत्ता के लोह अयस्क के 14 जमाव पाए जाते हैं। हेमेटाइट प्रकार का लोहा जो पाया जाता है उसके लोहे के 14 जमाव वहाँ पर मिलते हैं और इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होता है। और इन खदानों का लोहा ही दोस्तों आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह से समुद्र पतन से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोह अयस्क की पेटी की खानों का लोह अयस्क 100% निर्यात इकाई कहा जाता है? यानी कि ऐसी लोह अयस्क की पेटी बताएं जहां से आपकी लोह अयस्क 100% निर्यात की इकाई माना जाता है, यानी कि वहां से टोटली जितना भी लोहा निकाला जाता है वो बाहर भेजा जाता है। उस पेटी का क्या नाम है? तो विकल्प पहला ओडिशा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर वाली, या बल्लारी चित्रकूट और चिक्कमंगलुरु तुमकरू पेटी, या महाराष्ट्र गोवा पेटी? तो दोस्तों जहां का सारा ही लोहा आपका निर्यात किया जाता है ऐसी इकाई का नाम है आपका बल्लारी चित्रकूट पेटी। देखिए दोस्तों कर्नाटक की इस पेटी में लोह अयस्क की जो भ्रत राशि में वहां पर पाया जाता है, यानी भ्रत मात्रा पाया जाता है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित या स्थित कुद्रेमुख की खाने हैं दोस्तों। कुद्रेमुख की खानों से 100% यानी कि 100 की 100% यहाँ से लोहा निर्यात किया जाता है, इसलिए कुद्रेमुख की खानों को 100% निर्यात इकाई कहा जाता है। और कुद्रेमुख निक्षेप जो है दोस्तों संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक निक्षेप माना जाता है लोहे का। और लोह अयस्क कर्दम सिलूरी यानी कि दोस्तों ठोस और तरल पदार्थों का एक गाढ़ा मिश्रण होता है और इस प्रकार के लोह अयस्क मिश्रण को इसी रूप में दोस्तों पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। ओके दोस्तों, यानी कि टोटली निर्यात कर दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। देखिए दो पेटी तो मैंने आपको बता दी, एक दुर्ग बस्तर वाली और एक बल्लारी वाली। आपकी दो पेटी रह गई, उड़ीसा झारखंड पेटी और महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो इसको भी यही समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क पाया जाता है, वो भी आपका मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। इसी से संबंधित दोस्तों झारखंड के सिंह भूमि जिले में गुआ और नोआमुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन वहाँ पर किया जाता है। अब देखिए महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। और दोस्तों यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का तो नहीं है, परंतु इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात भी किया जाता है, यानी कि बाहर भेजा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। एक टन इस्पात निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि एक टन इस्पात जो निर्माण किया जाता है उसके लिए कौन कौन से अयस्क हैं, वो कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। देखिए पहला लोहा लगभग 1.6 टन, कोयला
लगभग 0.77 टन या 770 किलो। मैग्नीज लगभग 10 किलो। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। 1 टन इस्पात के निर्माण के लिए लोहा चाहिए 1.6 टन, कोयला चाहिए 770 किलो और मैग्नीज चाहिए आपकी लगभग 10 किलो। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम इस्पात यानी कि स्टील बनाने के लिए मुख्य रूप से इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों इसके साथ ही ऊर्जा और दोस्तों चूना पत्थर जैसे अन्य अवयवों की भी आवश्यकता होती है, जो इस्पात निर्माण की विधि पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इस्पात का निर्माण कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18वां। भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्य और उन राज्यों की मैग्नीज उत्पादन की क्षमता का सही सुमेल कीजिए। महाराष्ट्र कितनी मैग्नीज का उत्पादन करता है? तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र हमारा 33% मैग्नीज का उत्पादन करता है। अब महाराष्ट्र की बात की जाए, देखिए मध्य प्रदेश करता है 33% मैग्नीज का उत्पादन। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र हमारा 27% मैग्नीज का उत्पादन करता है। उड़ीसा हमारा 16% मैग्नीज का उत्पादन करता है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक हमारा 12% मैग्नीज का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हमारा 10% मैग्नीज का उत्पादन करता है। अब इसमें से कूट देखें तो पहले का आपका है गा और दूसरे का आपका है, पहले का गा और दूसरे का का, पहले का गा दूसरे का का और तीसरे का खा और चौथे का डा, यानी कि हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर कूट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 19वां। भारत में तांबा उत्पादक राज्य और उन राज्यों के तांबा उत्पादक जिलों या खदानों का सही सुमेल कीजिए। मध्य प्रदेश, तांबे के संदर्भ में पूछ रहा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट दोस्तों है, वहाँ पर आपका तांबे का उत्पादन किया जाता है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के सिंह भूमि में किया जाता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खेतड़ी में। तो देखिए दोस्तों, पहले का गा और दूसरे का का और तीसरे का खा, तीसरे का यानी कि हमारा बी विकल्प सही है, गा खा। नहीं, पहले वाले का तो हो गया गा और दूसरे वाले का हो गया आपका का। फर्स्ट का हो गया गा और आपका दूसरे वाले का हो गया का और तीसरे वाले का हो गया आपका का, यानी कि यहाँ पर ए विकल्प हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 20वां। सबसे अधिक एल्यूमिना यानी कि क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ किस अलोह खनिज से प्राप्त किया जाता है? तांबे से, बॉक्साइट से, शीशा से या जस्ता से? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसा दिखने वाला पदार्थ आपको बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम जो एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ आपके बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों बॉक्साइट निक्षेपों की जो रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से स्मृत व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं, एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक आपकी मेलिबिलिटी भी पाई जाती है, यानी इन्हें बिना टूटे बहुत पतली चादरों में भी कूट सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21वें की ओर। देखिए भारत में बॉक्साइट के निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अमरकंटक पठार, मैकाले पहाड़ियाँ, बिलासपुर कटनी, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पश्चिमी किनारे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बॉक्साइट के निक्षेपों के संदर्भ में आपका छोटा नागपुर वाला पठार का जो विकल्प है वो बिल्कुल गलत है। देखिए भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः आपके अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, मैकाले की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और आपके बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन तीनों में तो पाए जाते हैं, परंतु छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी किनारों पर नहीं पाए जाती। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर दोस्तों अब्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? अब्रक के। बॉक्साइट के ना पाए जाकर के किसके पाए जाते हैं? अब्रक के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 22वां। भारत में बॉक्साइट उत्पादक राज्य और उन राज्यों की बॉक्साइट की उत्पादन क्षमता का सही सुमेल कीजिए। सबसे पहले बताता प्रश्न पूछ रहा है
आपका ओडिशा कितने प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन करता है? ओडिशा हमारा आपका 65% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड 10% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात ओनली 9% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की बात करें तो ये आपके ओनली 6% बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। अब आपका बच्चा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ओनली आपका 3% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। यानी कि पहला हमारा पहले का हो गया घा, फिर दूसरे का गा, फिर खा, फिर का और फिर डा। यानी कि यहाँ पर हमारा पहला कोड बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों के उत्पादन प्रतिशत 2018 और 19 में कलेक्ट किए गए डाटा के अनुसार दिया गया है। उड़ीसा जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है 2018 और 19 के डाटा के अनुसार। और ये आपका कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप माने जाते हैं। कौन से दोस्तों? कोरापुट जिले के पंचपतमाली निक्षेप जो है राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23वें की ओर। देखिए, एल्युमिनियम की खोज के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुए हुक व बटन पहनता था? सम्राट अशोक, सिकंदर, सम्राट नेपोलियन तृतीय या सम्राट विक्रमादित्य? तो दोस्तों इस विकल्प का सही उत्तर है सम्राट नेपोलियन तृतीय। देखिए दोस्तों, सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था और आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराता था। तथा दोस्तों आम मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। और दोस्तों इस घटना के आपके 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन आम हो गए थे। यानी कि एक टाइम तो दोस्तों एल्युमिनियम इतना इंपॉर्टेंट रहा कि जो शाही मेहमान होते थे उनको एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन कराया जाता था और सोना चांदी को तुच्छ समझा जाता था। आम मेहमानों को सोना चांदी के बर्तनों में भोजन कराते थे। परंतु 30 वर्ष बाद ही पेरिस में ये परिस्थिति बदल गई और एल्युमिनियम के बर्तन भिखारियों के पास दिखने लगे और ये एक आम बात हो गई। प्रश्न नंबर 24वां, अबरक की अग्रणी यानी कि सबसे पहली उत्पादक, सबसे आगे रहने वाली उत्पादन में अबरक की सबसे अग्रणी उत्पादक पेटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी, राजस्थान के अजमेर के आसपास, आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अबरक पेटी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उस पेटी का नाम है आपकी बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी। ये जो पेटी है आपकी, यह आपकी अबरक की सबसे अग्रणी उत्पादक पेटी है। जबकि राजस्थान के अजमेर के आसपास भी अबरक का उत्पादन जो है वो किया जाता है। और दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की नेल्लोर जो अबरक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी मानी जाती है। परंतु अगर प्रश्न अग्रणी उत्पादक पेटी की बात करें तो वो आएगी आपकी बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी। ओके दोस्तों देखिए आज का हमारा 25वां प्रश्न। देखिए, अधात्विक खनिज अभ्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अभ्रक जो प्लेटों तथा पत्रण क्रम में पाया जाता है, इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी अधिक महीन हो सकती हैं कि 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। दोस्तों अभ्रक के बारे में ये बात बिल्कुल सही कही है। अगर आपने अपने घरों प्रेस देखी होगी पहले, तो प्रेसों में एलिमेंट आता था एक चमकीला पदार्थ, उसके ऊपर से आप परत दर परत उतारते जाइए वो उतरती रहती थी, वो आपका होता था अभ्रक। तो अभ्रक की दोस्तों परत दर परतें इतनी महीन है कि 1000 परतें आपकी कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो सकती हैं, और ये बात सत्य भी है। दूसरा देखिए, इसकी सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रिसिटी उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली अपरिहार्य खनिजों में से एक है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक आइटमों में इसको यूज में लिया जाता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक की केतली हो या प्रेस हो, ज़्यादातर चीज़ों में अभ्रक का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक अच्छा सुचालक माना जाता है करंट का। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तो दोनों ही सही है, यानी कि डी यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। देखिए दोस्तों, अभ्रक अपनी परतदार संरचना के कारण पत्तों या परतों में आसानी से टूट जाता है
और पतली पतली चादरों में अलग हो सकता है, जिसे हम विपाटन यानी क्लीवेज कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 26वां, सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल निम्नलिखित में से कौन सा है? अभ्रक है, चूना पत्थर है, जिप्सम है या बॉक्साइट है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल आपका चूना पत्थर है। दोस्तों सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए भी ये एक अनिवार्य कच्चा माल माना जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 27वां, चूना पत्थर चट्टानी खनिज निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कैल्शियम चट्टानों में, कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानों में, मैग्नीशियम कार्बोनेट चट्टानों में या अपसादी चट्टानों में? उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर चारों ही सही हैं। हमारा जो चूना पत्थर है वो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है और अधिकांशतः अपसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना आज का अंतिम प्रश्न। देखिए, भारत में चूना पत्थर उत्पादक राज्य और उन राज्यों की चूना उत्पादन की क्षमता का सही सुमेल कीजिए। मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश 13% चूना उत्पादन करता है और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र मात्र 4% चूना उत्पादन करने वाला राज्य है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हमारा 22% चूने का उत्पादन करने वाला राज्य है। कर्नाटक की बात अगर की जाए तो कर्नाटक 10% चूना उत्पादन करने वाला राज्य है। अब बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना हमारा 7% चूना उत्पादन करने वाला राज्य है। दोस्तों इसके अलावा भी गुजरात जो है वो आपका 6% चूना उत्पादन करने वाला राज्य है, तमिलनाडु 5% और बाकी का अन्य राज्य मात्र 9% का चूना उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं यहाँ विकल्प सही कौन सा है। पहले का डा और आपका दूसरे का घा और तीसरे का खा और आपका चौथे का गा और पांचवें का का, यानी कि हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यह हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के 5वें अध्याय का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब रूप से आवश्यक करें। दोस्तों हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो यूपीएससी के अभ्यर्थियों को हिंदी में एमसीक्यूज उपलब्ध करवाता है और उनकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।